अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम फेरोज शाह। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 ट्रांसफार्मर के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम आने वाले मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के मुताबिक लेक्चर नंबर 3 है और मेन पॉइंट्स अलॉन्ग विद सम एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर के बारे में बातें करूँगा। द फर्स्ट पॉइंट आई हैव टू verify is definition. What is the definition of transformer? ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या है? तो आपको कहना चाहिए, आप लिख सकते हो that sir transformer is the device, it is the device used to increase or decrease alternating voltage. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि अगर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करोगे देन इट इज़ कॉल्ड स्टेप अप, इट इज़ कॉल्ड स्टेप अप। और अगर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज करोगे देन इट इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर के बारे में ऑब्जर्वर्स या स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर ट्रांसफार्मर क्या है? वो मैंने बता दिया कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, अल्टरनेटिंग पावर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन होगा, द सेकेंड क्वेश्चन आपका होगा कि सर ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा कैसे कर सकता है? हाउ इट डिक्रीज अ गिवन वोल्टेज एंड हाउ इट कैन इंक्रीज अ गिवन वोल्टेज। ये ऐसा कर कैसे सकता है? तो ये ऐसा कैसे कर सकता है, डेफिनेशन मैंने कर दिया। अब आइडिया पे बात कर रहा हूँ। आइडिया मीन आई वांट टू डिस्कस द आइडिया ऑफ ट्रांसफार्मर। आइडिया ऑफ ट्रांसफार्मर में मैंने आपके लिए ये बात क्लियर करनी होगी कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकता है। तो बहुत आसान आइडिया आपके माइंड में डालने वाला हूं। अगर आप देखिए तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ के मुताबिक आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म है n डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, n डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको गौर से देखें। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बना लें, अगर हम कोई ऐसा डिवाइस बना लें जिसमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम कांस्टेंट रख सकें, अगर हम किसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कांस्टेंट रखने में कामयाब हो जाएं, तो फिर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज विल बी द फंक्शन ऑफ टर्न्स। अगर हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट रख लेते हैं, किसी वर्किंग सिस्टम में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट रह गया, तो फिर हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज विल बिकम द फंक्शन ऑफ टर्न्स। और हिंस लिहाजा ऐसे हालात में जैसे या जितने टर्न्स या जैसे टर्न्स वैसा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी अगर आप टर्न्स की तादाद कम करोगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज खुद ब खुद कम होता जाएगा, और अगर आप टर्न्स की तादाद ज़्यादा करोगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज खुद ब खुद ज़्यादा होता जाएगा। ये फेराडे लॉ है। ये फेराडे लॉ का इक्वेशन हमें बता रहा है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किसी तरह कांस्टेंट रख दें तो फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सारा दारोमदार नंबर ऑफ टर्न्स पे होगा। हम टर्न्स को जितना बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, टर्न्स को घटाएंगे, कम करेंगे, वोल्टेज डिक्रीज होगा। ये कैसे हो सकता है? तो देखो, आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि आयरन कोर ले लेते हैं। आयरन कोर ऐसा ले लेते हैं और इस पर 2 वायर्स लगाते हैं। 2 बार आयरन कोर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इंक्रीज इन वोल्टेज का भी कहा है, डिक्रीज इन वोल्टेज का भी कहा है, तो दोनों आपके लिए वेरीफाई कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखो, इसमें अगर मैं इस कॉइल में 1 2 3 4 सिर्फ 4 टर्न्स मैंने रख दिए, जबकि आउटपुट पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन काफ़ी ज़्यादा टर्न्स मैंने लगा दिए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक कॉइल रख रहा हूँ जिसके लेफ्ट साइड पे मैं काफ़ी ज़्यादा टर्न्स लगा सकता हूँ, मैंने लगा दिए। जबकि अब राइट साइड पे मैं टर्न्स की तादाद को कम कर देता हूँ। ये लो जनाब,
दो इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैंने बना दिए, ये आयरन कोर है दोनों जगहों पर। अब अगर आप देखें, हम इसको वोल्टेज देंगे तो इस वोल्टेज से यहाँ करंट पैदा होगा। करंट जो है, करंट इसको प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं, इसको सेकेंडरी आप जानते हो, ये प्राइमरी वोल्टेज, ये सेकेंडरी वोल्टेज, सॉरी प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, तो ये होता है प्राइमरी वोल्टेज और ये होगा प्राइमरी करंट। अब होगा क्या, ये वोल्टेज इधर करंट बिल्ड करेगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस बनेंगे, लेकिन आयरन इज अ बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, तो ये लाइंस इस आयरन कोर में मूव करेंगे और हम थ्योरी में कंसिडर करते हैं कि इनमें कोई लॉस नहीं आता। जब कोई लॉस नहीं आता यानी यहाँ से कोई फ्लक्स बाहर नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि जो जितना फ्लक्स इधर बिल्ड होगा उतना ही फ्लक्स इधर भी बिल्ड होगा, दोनों जगहों पे फ्लक्स सेम रहेगा। अब इस पूरे आयरन कोर में डियर स्टूडेंट फ्लक्स की वैल्यू सेम है और टाइम भी सेम है, एक ही टाइम पे दोनों कॉइल्स में प्रोसेस हो रहा है। गौर करें आप, जब ये वोल्टेज आप कनेक्ट करोगे, ये अल्टरनेटिंग है, तो इसमें मुसलसल क्या आता है, चेंज। इसकी वजह से इस करंट में भी मुसलसल चेंज आता है, इस चेंज की वजह से यहाँ फ्लक्स में भी क्या आता है, फ्लक्स में भी चेंज आता है। लेकिन इधर चेंज आता है तो आयरन कोर की वजह से इधर भी वही चेंज आता है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में और इस कॉइल में, ये दोनों रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। सो अगर इन दोनों कॉइल्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो जिस कॉइल में टर्न ज्यादा होंगे वहां वोल्टेज ज्यादा एम्पेयर होगा और जिस कॉइल में टर्न्स कम होंगे वहां वोल्टेज कम एम्पेयर होगा। तो चूंकि दोनों कॉइल्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, लिहाजा यहां पर टर्न्स कम है तो यहां पर ये वोल्टेज भी कम होगा, और यहां पर ये टर्न्स जो है ये ज्यादा है, एन एस की वैल्यू ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहां पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा वी एस, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, और हम कहेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने हमारे वोल्टेज को ज़्यादा कर दिया, हमने कम वोल्टेज दिया, बदले में इसने वोल्टेज ज़्यादा कर दिया। एक पॉइंट, यही बात इधर है, जब आप इसको इनपुट वोल्टेज इधर वीपी दोगे तो टर्न्स की तादाद ज़्यादा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों कॉइल्स में सेम होगा, बिकॉज आयरन इज अ बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, तो एयर में फ्लक्स नहीं जाएगा, सारा सर्कुलेट करेगा, थ्योरी में हम यही कहते हैं। सो दैट्स व्हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों कॉइल में सेम। यहाँ पर टर्न्स की तादाद ज़्यादा है और यहाँ पर टर्न्स की तादाद डियर स्टूडेंट्स कम है, जिसकी वजह से यहाँ प्राइमरी वोल्टेज तो ज़्यादा होगा, लेकिन हमें जो सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा वो उसके मुकाबले में कम होगा, वोल्टेज हमें कम मिलेगा। इट मीन कि ये ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस बन गया जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है, और ये ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस बन गया जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। कीप इन माइंड आई एम डिस्कसिंग द वर्किंग आइडिया ऑफ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का हम नाम रखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर का हम नाम रखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, आइडिया में सारी आइडियाज़ डिस्कस हो जाए तो बेहतर है। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करता है। तो सिंपल लॉजिक है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम कांस्टेंट रख लेते हैं दोनों कॉइल्स में, आयरन बेस्ट मटेरियल की वजह से, जिसकी वजह से टर्न्स पर वोल्टेज डिपेंड करता है। जहां टर्न ज़्यादा करोगे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, जब टर्न्स कम करोगे वोल्टेज कम। तो आउटपुट कॉइल में टर्न्स कम तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, अगर आउटपुट कॉइल में टर्न ज़्यादा तो आउटपुट वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा। अब आते हैं आइडिया की दूसरी बात पे। इलेक्ट्रिक पावर टोटल एनर्जी का काम करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जी ना कहीं पर इंक्रीज हो सकती है ना डिक्रीज। इसका मतलब है कि इस कॉइल को जो बाहर से हम इनपुट पावर देते हैं वो, और इससे हम जो बाहर आउटपुट पावर लेते हैं PS, यानी प्राइमरी पावर एंड सेकेंडरी पावर, ये दोनों पावर आप इसमें मस्ट भी सेम होंगे, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी। तो आप कह सकते हो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, या प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर, बट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अगर ये करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है तो इट मीन कि आप ऐसा लिख सकते हो कि IP VP इज इक्वल टू IS VS। अब गौर से देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो आपको मिलेगा IP बाई IS इज इक्वल टू VS बाई VP, और आप देखिए तो ये इन्वर्स रिलेशन दे रहा है।
करंट और वोल्टेज का इन्वर्स रिलेशन इस बात का सबूत है कि ट्रांसफार्मर हकीकत में जब वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो ये करंट को डिक्रीज करेगा, और अगर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो करंट को इंक्रीज करेगा। उसकी वजह ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदलती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर टोटल पावर कांस्टेंट रहता है, बट पावर में करंट और वोल्टेज के हिस्से हैं। अगर एक हिस्सा बढ़ाओगे तो दूसरा कम करना ज़रूरी है, वरना फिर टोटल कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर डिफरेंट आइडियाज़ हैं। उन आइडियाज़ की समरी क्या है? द फर्स्ट आइडिया इज़ कि दे वर्क्स ऑन फेराडेज लॉ, दे वर्क्स ऑन द रिलेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ट्रांसफार्मर के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों कॉइल्स प्राइमरी और सेकेंडरी में कांस्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज टर्न्स का फंक्शन बन जाता है, और टर्न ज़्यादा तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा, और अगर आउटपुट कॉइल में टर्न्स कम तो आउटपुट वोल्टेज कम। दूसरी बात, इट आल्सो वर्क्स ऑन द इनवर्स रिलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अगर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और अगर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है बिकॉज करंट एंड वोल्टेज बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोटल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर एक फॉर्म ज़्यादा होगा उसमें गेन आएगा तो दूसरे में लॉस आएगा, वो कम होगा। हमने इसकी बातें की और थियोरेटिकल बातें की। आइडिया एंड डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर के कुछ इक्वेशंस हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर थियोरेटिकली हम सेम ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब इक्वेशंस। ट्रांसफार्मर के इक्वेशंस पे बात करते हैं। बेसिकली देयर आर फ्यू इक्वेशंस जो जिससे आप एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक Vs बाई Vp इज इक्वल टू Ip बाई Is, एक है Vs बाई Vp इज इक्वल टू Ns बाई Np, और एक है डियर स्टूडेंट इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर। दिस थ्री आर कॉल्ड ट्रांसफार्मर इक्वेशंस: आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी टर्न्स, इनपुट वोल्टेज प्राइमरी टर्न्स, और प्राइमरी पावर एंड सेकेंडरी पावर। ये इक्वेशंस हैं, इनको ट्रांसफार्मर इक्वेशंस भी बोलते हैं। ये शो करता है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट इन्वर्सली है। क्यों इन्वर्सली है? रीज़न मैंने आपको बताया। ये शो करता है कि टर्न्स और वोल्टेज डायरेक्टली है, और ये शो करता है कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मीन दैट पावर प्ले द रोल ऑफ टोटल एनर्जी। ये तो डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर के इक्वेशंस थे। ट्रांसफार्मर के इन इक्वेशंस के बाद हम बात करते हैं लॉसेस की। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर में 4 टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। पहला लॉस इसमें है ईडी करंट्स। ईडी करंट्स क्या होते हैं? तो ये वो इर्रेगुलर और रैंडम करंट्स होते हैं जो ट्रांसफार्मर के पूरे कोर, पूरी बॉडी में होते हैं बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब फ्लक्स चेंज होता है तो सिर्फ कॉइल से चेंज नहीं होता, बल्कि पूरे कोर में जगह जगह फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स के चेंज से हर जगह इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बास को इस तरफ मूव करता है, बास को इस तरफ मूव करता है, बास को इस तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है, इसका जो कोर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है। हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं एक तरफ जा रहे होते हैं, कहीं दूसरी तरफ। ये ईडी करंट कहलाते हैं, और ये हमारे लिए लॉस है। इसको कम करने का तरीका ये है कि हम ट्रांसफार्मर के कोर को सिंगल पीस नहीं लेते हैं, बल्कि इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और पार्ट्स के अंदर इंसुलेटर ऑयल डालते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन फुल मूव नहीं कर पाता, तो ज़्यादा ईडी करंट पैदा नहीं होता और हमारा इनपुट ज़्यादातर लॉस नहीं होता। सेकेंड इसमें लॉस जो है वो है फ्लक्स लीकेज। तो डियर स्टूडेंट, 5 मिनट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लक्स लीकेज क्या है। 5 मिनट्स के अंदर एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने तो कहा कि आयरन बेस्ड मैग्नेटिक मटेरियल है और इसमें सारे लाइंस सर्कुलेट करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी मटेरियल 100% परफेक्ट नहीं होता, उसमें ड्रॉबैक्स एंड फॉल्ट ज़रूर होते हैं। अगर 99% फ्लक्स टर्न कर जाए तो 1% फ्लक्स ज़रूर एयर में जाता है, 0.1% ज़रूर जाता है। तो इट मीन कि कुछ ना कुछ फ्लक्स
इन किनारों में लॉस हो जाता है और वो टर्न नहीं कर पाता, दिस फ्लक्स गोइंग आउट ऑफ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड फ्लक्स लीकेज। और इसका एक ही इलाज है कि आप कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को बेस्ट से बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करें। जितना परफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करोगे उतना कोर के अंदर लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो इजी होगा और ज्यादा होगा और एयर की तरफ लीकेज कम होगा। द थर्ड लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज हीट। हीट का कोई इलाज नहीं है। इसका एक इलाज लोग बताते हैं कि कॉइल मिनिमम रेजिस्टेंस के ले लो, जितना कॉइल्स का रेजिस्टेंस कम होगा हीट कम पैदा होगा। ये भी एक फैक्टर है कि आप कम कर सकते हो, लेकिन खैर इसको ख़त्म नहीं कर सकते और हर इलेक्ट्रिकल वर्किंग डिवाइसेस में हीट एज अ लॉस ज़रूर होता है। तो हीट इज़ अ लॉस एंड द मिनिमाइजिंग फैक्टर इज दैट ट्राई टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स। द लास्ट इज हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या है? तो जनाब हिस्टेरिसिस फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का लास्ट टॉपिक है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर 16 लास्ट टॉपिक। बट इतना समझ लें कि इट इज़ अ कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। और ये नेचुरली होता है। हम इसको कम तब कर सकते हैं कि अगर आप सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करो। जितना आप सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करोगे उतना डियर स्टूडेंट हिस्टेरिसिस लॉस आपका कम होगा। 4 losses in transformer are there। मैंने इसके मिनिमाइजिंग फैक्टर भी आपको बता दिए। नाउ लेट मी शेयर फ्यू MCQs ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। ट्रांसफार्मर के हवाले से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ट्रांसफार्मर अगर आपके सामने आ जाए दैट व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन ए फेराडेज लॉ, ऑप्शन बी म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखें, आइडिया डिस्कस करते हुए मैंने फेराडे लॉ बताया, लेकिन फेराडे लॉ इज अ जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फेराडे लॉ रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जिसका वर्किंग प्रिंसिपल फेराडे लॉ है उसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जरूर होता है। दूसरी बात, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी की मदद से हम सेकेंडरी में आउटपुट लेते हैं और वही ट्रांसफार्मर में हो रहा है। इट मीन के ऑल ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज आर द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफार्मर। The second question about transformer is that what will be the change in time period and change in frequency for output and input signals of transformer। अगर ट्रांसफार्मर है जनाब तो उसके आउटपुट और इनपुट सिग्नल के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा? ऑप्शन ए मिनिमम, मैक्सिमम, 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 ऑप्शन सी 0 एंड 0 और ऑप्शन डी मैक्सिमम मिनिमम। तो बताएं, ज़्यादातर स्टूडेंट पता है या मिनिमम मैक्सिमम ले लेते हैं या मैक्सिमम मिनिमम। उनके जहन में ये होता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इनवर्स रिलेटेड है, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का नहीं पूछा, उनमें चेंज का पूछा है। और ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज की वैल्यूज़ में इंक्रीज डिक्रीज लाता है, फ्रीक्वेंसी में कोई या टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं लाता। सो द करेक्ट आंसर इज 0 एंड 0 एंड द कंक्लूजन इज दैट ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज the frequency or time period of alternating voltage, it only change the values of alternating voltage. Question number 3 about transformer, dear students, and that is what will be the output current if step up transformer makes V is 4V। ऑप्शन ए
I, 4i, I/2 और I/4। तो जनाब आई थिंक आपको समझ जाना चाहिए, पॉइंट्स में मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द इनवर्स रिलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो अगर वोल्टेज 4 टाइम्स बढ़ा दिया है तो इट मीन के करंट 4 टाइम्स कम हुआ होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट ट्रांसफार्मर, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर is 25%, then option A, input power is equal to output power, input power is equal to 4 times of output power, option C, output power is equal to 4 times of input power, और option D, none of these। आपको क्लू जरूर दूंगा, इसका कैलकुलेशन भी है और क्लू भी है, मैं क्लू दे सकता हूं। अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो डियर स्टूडेंट्स, अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो तो वो तब होती है जब इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपस में इक्वल हो जाए, फिर जाकर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100 है। तो यहाँ एफिशिएंसी कितनी है? 25%। 25% मीन के ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह ऑप्शन 100 पे आता है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि इनपुट पावर में चेंज नहीं आता, इनपुट पावर कभी आउटपुट से कम नहीं होता, ये हमेशा ज़्यादा, जैसे जैसे एफिशिएंसी कम होती है वैसे वैसे आउटपुट पावर कम और इनपुट पावर ज़्यादा होता है। अगर एफिशिएंसी 50% हो गई तो याद रखना 50% मीन एफिशिएंसी आधी हो गई, तो आउटपुट इनपुट का आधा होगा, यानी इनपुट आउटपुट का डबल होगा। तो इसके लिए होगा कि इनपुट इज इक्वल टू डबल ऑफ आउटपुट, ये होना चाहिए। अब देखें इनपुट इज इक्वल टू डबल ऑफ आउटपुट तो है ही नहीं, और 50% दिया भी नहीं। अगर मैं कहूँ एफिशिएंसी 25% है डियर स्टूडेंट्स, तो देखो 100 से 50 मीन के इनपुट आउटपुट के डबल हो गया, तो 100 से 25 मीन 100 डिवाइड बाय 2 इज 50। तो इधर अगर 100 को जिस पे डिवाइड करोगे आउटपुट को उससे मल्टीप्लाई करोगे। ये कंक्लूजन देना चाहता था और मैंने दे दिया। आप दोबारा रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी। मैं एक बार फिर बोल भी देता हूँ। 50 का मतलब है कि 100 इज डिवाइडेड बाय 2, तो जितने पे 100 डिवाइड उतने पे आउटपुट मल्टीप्लाई। अब 25 है तो 25 का मतलब है कि 100 इज डिवाइड बाय 4, तो रिलेशन बनेगा कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, लेकिन जितने पे 100 डिवाइड उतने पे आउटपुट मल्टीप्लाई। सो द करेक्ट आंसर विल बी इनपुट पावर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आउटपुट, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इनपुट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आउटपुट। इट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।